हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों कि मज़े में होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ फिर से हाजिर आया दोस्तों, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज हम सारे ऑब्जेक्टिव के सवाल को क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में दिल थाम कर बैठे, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में टकराने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न छाटा हुआ है और जो एग्जाम के पैटर्न से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना सवाल है क्या कि OH क्रियाशील मूलक है। दोस्तों, OH क्रियाशील मूलक है, किसका है दोस्तों? तो एल्कोहल का। किसका है दोस्तों? एल्कोहल का OH क्रियाशील मूलक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। दोस्तों, यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यह तीनों से सवाल पूछे जाते हैं। एक ट्रिक आज हम बताते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। दोस्तों, क्या करना है, ट्रिक मेरा यह है कि सटाके हटाके घटाके। क्या दोस्तों? सटाके हटाके और घटाके। क्या दोस्तों, क्या सटाके हटाके घटाके? तो दोस्तों, CnH2n प्लस टू, यानी कि CnH2n में दो सटा देना है, तो यह क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा, ठीक है ना। और CnH2n हटा देना है, प्लस को, प्लस दो को हटा देना है दोस्तों, तो यह एल्कीन हो जाएगा। और CnH2n माइनस के दो यानी घटा देना है, तो यह क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा दोस्तों। यही अपना ट्रिक था, ठीक है ना, सटाके हटाके और घटाके, ठीक है ना। सटाके यानी एल्कीन, हटाके यानी एल्कीन, सॉरी, सटाके यानी एल्केन, घटाके दोस्तों, हटाके एल्कीन और घटाके एल्काइन, ठीक है ना। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। दोस्तों, CnH2n प्लस टू, यानी इसमें प्लस टू जुट रहा है, यानी कि सट रहा है दोस्तों, तो यह एल्कीन हो गया। और CnH2n, यानी कि इसमें दो हट रहा है दोस्तों, तो यह क्या हो गया? एल्कीन हो गया। और इसमें देखते हैं दोस्तों, CnH2n माइनस के दो यानी घट रहा है दोस्तों, तो यह क्या हो गया? एल्काइन हो गया। लेकिन यहाँ पूछा था एल्केन का सामान्य सूत्र ना, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस टू, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, केमिस्ट्री को बिल्कुल भारी नहीं समझना है दोस्तों, बहुत हल्का है। हम लोग ध्यानबद्ध तरीके से अगर क्वेश्चन को देखना प्रारंभ किए तो। दोस्तों, अपना तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि किसी कोश में, क्या है दोस्तों, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती है। कितना होता है दोस्तों? 2n²। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, क्या दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? दोस्तों, किसी ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है, क्या होता है दोस्तों? ह्रास होता है ना, तो वह क्या कहलाता है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना? तो दोस्तों, जब ऑक्सीजन का योग हो, किसका दोस्तों? ऑक्सीजन का योग होता है, तो वह उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है दोस्तों, तो वह अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अपचयन कहलाता है। आपको एक अच्छी सी बात बता दें दोस्तों, कि उपचयन को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं तो ऑक्सीकरण। क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण। और उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, और अपचयन को दोस्तों अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवकरण कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों, अगर ऑक्सीजन और दोस्तों ऑक्सीजन और अवकरण को मिलाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन और अवकरण को मिलाते हैं, अवकरण कहने का मतलब उपचयन दोस्तों, ठीक है ना, दोनों को मिलाते हैं तो रिडॉक्स बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? रिडॉक्स बनाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
यहाँ पे पूछा था, आपने क्या पूछा था दोस्तों, यही पूछा था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना। तो ह्रास हो रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? अवचयन। अवचयन को ही ना अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवकरण कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? उपचयन हो जाएगा या फिर अपचयन होगा दोस्तों। ह्रास हो रहा है तो अपचयन हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? CaCO3 होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि किसी विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। दोस्तों किसी विलयन का उपयोग होता है ना दोस्तों, प्रयोग होता है, वह कहाँ किया जाता है? तो विलयन का उपयोग दोस्तों दीवार पर सफेदी लाने के लिए किया जाता है, जिसका सूत्र होता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है दोस्तों? CaOH का दी होल ट्वाइस होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 7वां नंबर सवाल क्या रहा है, क्या टूथपेस्ट का प्रकृति होता है? दोस्तों यह सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिए। ठीक है ना, और अभी तक लाइक की संख्या बहुत कम नजर आ रही है दोस्तों, तो फटाफट से आप लोग लाइक कर दें। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूंकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपनी सारी विषयों की कंप्लीट तैयारी नहीं की है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वहां से कवर कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई गई है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा वीडियो डाला हुआ है, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों अपना सवाल क्या था कि टूथपेस्ट जो होता है ना दोस्तों, उसका प्राकृतिक टूथपेस्ट का प्राकृतिक होता है, प्रकृति होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकृति क्या होता है? दोस्तों हम लोगों को पता है कि टूथपेस्ट जो होता है ना, वह क्षारीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। स्वाद में कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 8वां नंबर सवाल है दोस्तों, क्या है सवाल की धातुओं की प्रकृति होती है। किसकी दोस्तों? धातुओं की प्रकृति क्या होती है, ये पूछा गया है ना। तो धातुओं की प्रकृति दोस्तों क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? विद्युत जो होता है वह धनात्मक होती है। और दो धातु का नाम ऐसा कोई बताइए दोस्तों, ऐसा कोई दो धातु का नाम आप लोग फटाफट से कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों। यहाँ पर अगर धातु की बात किया गया है तो लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, तांबा हो सकता है, कोई भी धातु हो सकता है। हमने दो पूछा था, हम चार बता दिए। ठीक है ना, तो ऐसे ही दोस्तों धातुओं की प्रकृति पूछा है, तो धातुओं की प्रकृति क्या है? तो विद्युत धनात्मक होती है दोस्तों। अगर दो धातुओं का नाम पूछ दे, पांच धातु का नाम पूछे थे, तो आप लोग आसानी से अब जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मजा आ रहा है या फिर नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्योंकि केमिस्ट्री को बहुत आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग खामखा डर जाते हैं और इसको भारी समझ बैठते हैं। दोस्तों 9वां नंबर सवाल अपना है क्या कि स्टेन स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। दोस्तों लोहा क्या है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील में ना दोस्तों दो लोहा कार्बन, दोस्तों स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य दो ऐसे तत्व रहते हैं, वह निकेल और क्रोमियम रहता है। कौन रहता है दोस्तों? निकेल और क्रोमियम रहता है। ठीक है ना, सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 10 नंबर सवाल है कि CHO अभिक्रिया समूह को कहते हैं। दोस्तों CHO किस अभिक्रिया समूह को कहते हैं? तो एल्डिहाइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? एल्डिहाइड को कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अपने कॉपी में इस सब प्रश्न को लिखते चलिएगा दोस्तों, और जहां पे समझ में ना आए हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम इसका सलूशन आपको जल्द ही दे देंगे। दोस्तों 11 नंबर सवाल है क्या कि एथाइल क्या है दोस्तों? एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। पूछा गया है ना दोस्तों कि एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि
एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है दोस्तों? C2H5OH होता है। किसका दोस्तों? तो C2H5OH एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। क्या होगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना दोस्तों? आप लोग फटाफट से हमें बताइए कि क्या आप लोगों को 1 से 30 तक के परमाणु संख्या याद है दोस्तों? अगर याद है तो फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। और सोना का परमाणु संख्या आपको बता दे कि 79 होता है। कितना होता है दोस्तों? सोना का परमाणु संख्या अगर कोई पूछ दे आपको एयू का परमाणु संख्या तो 79 होता है। ठीक है ना? इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है अपना 12 नंबर क्या कि आवर्त आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। दोस्तों पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है दोस्तों? देखिएगा आप लोग आवर्त सारणी में दोस्तों इस तरीके से बोर्ड बना हुआ रहता है। ऐसे रहता है दोस्तों, ऐसे रहता है। तो अंतिम में यानी इधर जितना संख्या परमाणु संख्या रहा लिखा हुआ होगा ना दोस्तों, वो सभी होगा सो निष्क्रिय गैस होगा। कौन होगा दोस्तों? निष्क्रिय गैस होगा। आप लोग ध्यान तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे अगला नंबर सवाल है 13 नंबर सवाल की कार्बन है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि कार्बन एक क्या है दोस्तों? तो कार्बन अधातु है। क्या दोस्तों? अधातु है। और कार्बन की परमाणु संख्या की बात की जाए तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है ना? अबंध की बात किया जाए तो अबंध 4 होते हैं। ठीक है ना? एक ऊपर 1 2 3 4। ठीक है ना? अबंध कितने होते हैं? तो 4 अबंध होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 14 नंबर सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों कहा गया है कि इन सभी क्रिया में कौन सी कथन सत्य है? तो दोस्तों ए क्या होगा? ए कॉपर का अवकरण, बी कॉपर का ऑक्सीकरण। दोस्तों कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीकरण हो रहा है। 2Cu प्लस O2 से मिलकर बनता है क्या दोस्तों? तो क्या बनता है दोस्तों? 2CuO। ठीक है ना? तो यह क्या हो रहा है दोस्तों? कॉपर का ऑक्सीकरण। देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉपर है और कॉपर है और इसके साथ क्या करता है दोस्तों? विस्थापित कर लेता है। ठीक है ना? तो कॉपर विस्थापित करता है या ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था दोस्तों कि ऑक्सीजन का योग होता है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है दोस्तों तो अवकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? अवकरण होता है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आगे 15 नंबर सवाल कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों बेकिंग सोडा वही होता है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा वही बेकिंग सोडा होता है। खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा एक ही है। ठीक है ना? तो दोस्तों खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए दोस्तों अगर पढ़ने नहीं आता है ना तो तोड़ तोड़ कर हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों Na का क्या पढ़ेंगे? तो Na का सोडियम पढ़ेंगे, H को क्या पढ़ेंगे? तो H को हाइड्रोजन पढ़ेंगे और CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कार्बोनेट पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन NaHCO3 को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं पढ़ेंगे। इसका एक और नाम होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्यों पढ़े दोस्तों? तो जिसके लास्ट में HCO3 रहे ना दोस्तों, क्या रहे दोस्तों? HCO3, तो वह बाइकार्बोनेट हो जाता है और Na आगे लगा हुआ है तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब इसको पढ़ेंगे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग सभी सूत्रों को आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। HCO3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 16 नंबर सवाल है अपना कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों मस्ट भी प्रश्न है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे पूछा गया है कि निम्न तत्वों में किसकी
क्या दोस्तों आयतन ऊर्जा अधिकतम होती है। तो निम्न तत्वों में दोस्तों फ्रोमीन का दोस्तों फ्लोरीन का क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, आयतन ऊर्जा अधिक होता है फ्लोरीन का, ठीक है ना। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों 18 नंबर सवाल कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होना और कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी साग सब्जियों को दोस्तों विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों साग सब्जियों का विघटित होना वह ऊष्माक्षेपी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है दोस्तों, ऊष्मा बाहर। जब देखते होंगे दोस्तों कि हम लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, सांस लेते हैं, तो नाक से क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा बाहर निकलता है। तो श्वसन की क्रिया भी क्या कहलाएगा, ऊष्मा क्षेपी ही कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ऊष्मा क्षेपी यानी कि ऊष्मा का बाहर निकलना ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। दोस्तों कैसे ऊष्माक्षेपी कहलाता है, अगर हम आपको बताएं कि वियोजन अभिक्रिया का एक सूत्र दोस्तों ए बी, ए भी दोस्तों है गिव्स ए प्लस बी, यानी कि एक से दो बन रहा है, ठीक है ना दोस्तों। एक साथ पहले था और बाद में जाकर क्या होगा, वियोजन यानी अलग अलग हो गया, ठीक है ना। तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ए प्लस बी सी, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी सी से बनता है क्या, बी प्लस ए सी। क्या बनता है दोस्तों, बी प्लस ए सी। यह कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, तो विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए पहले से था, ठीक है ना, और बी सी, ए प्लस बी सी। अब बी क्या किया दोस्तों, बी को अलग साइड कर दिया, ए से मिल गया आपस में, क्या कर दिया, बी को विस्थापित कर दिया और ए से मिल गया, यानी बी प्लस ए सी बन गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल अपना क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अब दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि Ca कहने का मतलब कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम, और SO4 कहने का मतलब सल्फेट। क्या होता है दोस्तों, सल्फेट। और 1/2 है ना दोस्तों, तो इसको अर्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, यानी अर्ध बोलते हैं। और H2O को हाइड्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हाइड्रेट। सब मिलाकर हो गया कैल्शियम, क्या दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। क्या हुआ दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। किसका रासायनिक सूत्र हुआ दोस्तों, तो रासायनिक नाम हुआ किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, ठीक है ना। अगर सूत्र की बात किया जाए तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। बहुत ही मस्ट बीवी प्रश्न है दोस्तों। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। क्या होता है दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप इस सभी सवालों को ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों 21 नंबर सवाल कह रहा है कि क्या दोस्तों सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। दोस्तों हमने बताया था आपको कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। सोना का संकेत होता है दोस्तों Au। क्या होता है दोस्तों, Au होता है, और सोना का संकेत होता है Au, और उसका परमाणु संख्या होता है 79। कितना होता है दोस्तों, 79, ठीक है ना। और दोस्तों आपको पीटी का संकेत पूछ दिया जाए दोस्तों, या फिर सॉरी पीटी का आपसे पूछ दिया जाए कि पीटी का नाम मतलब, पीटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो पीटी का मतलब होता है दोस्तों प्लेटिनम। क्या होता है दोस्तों, प्लेटिनम होता है। रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, प्लेटिनम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों हमने क्वेश्चन से भी ज्यादा दोस्तों इसमें नॉलेज देंगे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके आधारित है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और दोस्तों इसी अंदाज में आगे बढ़ते हैं दोस्तों 22वां नंबर सवाल की तरफ। 22वां नंबर सवाल कह रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प क्या है दोस्तों, प्रवाहित करने पर
कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? दोस्तों जब लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प पर प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, तो उस पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है ना। Fe+H2O से बनता है क्या दोस्तों? Fe3O4 बनता है, ठीक है ना। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, और रासायनिक अभिक्रिया आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? दोस्तों बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, ठीक है ना। C6 और H6 होते हैं। C6 कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बेंजीन इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पर एगो C है, कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है दोस्तों, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर यानी कि दोस्तों कार्बन की संख्या देखी जाए दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 कितना है? 6। इसीलिए यहाँ पर शेष क्या दोस्तों? C6 लिखा है, कितना? C6। और एच कितना है? 1 2 3 4 5 6 कितना है दोस्तों? 6 है। यानी कि कार्बन की संख्या भी 6 और हाइड्रोजन की भी संख्या कितना है? 6। इसीलिए बेंजीन का अणुसूत्र कितना होता है दोस्तों? C6H6 होता है, ठीक है ना। आबंध की बात किया जाता तो 6 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों? 6 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 24वां नंबर सवाल के पास। 24वां नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों? क्यूपराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों क्यूपराइट, क्यूपराइट जो है ना वो दोस्तों किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों कॉपर को ही हम लोग क्यूपराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्यूपराइट बोलते हैं। जैसे अगर हम पूछ दे दोस्तों कि हेमाटाइट है वह किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। उसी प्रकार से दोस्तों क्यूपराइट जो है ना वह कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्तों? कॉपर का अयस्क है। अगर पूछ दिया जाए कि सिनेवार किसका अयस्क है, तो सिनेवार पारा का अयस्क है, ठीक है ना। सिनेवार किसका अयस्क है दोस्तों? पारा का अयस्क है। अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया जाए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड है एल्युमिनियम का अयस्क। किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क। दोस्तों अगर आपसे यह भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहा यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कर्नाटक में होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 25 नंबर दोस्तों कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का कियासी समूह है। दोस्तों एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का मतलब कियासी समूह है। तो दोस्तों CO क्या दोस्तों? CO समूह है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों? जल की एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अनुपात क्या होता है दोस्तों? यह अनुपात पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। तो जल के अणु में ना दोस्तों, जल की अणु में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होता है जल में, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है दोस्तों 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। यानी कि जल का बात किया जाए ना तो जल को हम क्या बोलते हैं? H2O। क्या बोलते हैं दोस्तों? H2O। तो इसमें देखना है कि इसकी दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है इसमें और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसलिए कहते हैं H2O को 2:1। क्या बोलते हैं दोस्तों? 2:1, ठीक है ना। कुछ नहीं है दोस्तों, डरना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि Na यानी सोडियम ऐसा तत्व है दोस्तों उसका गलनांक बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। सबसे कम किसका गलनांक है दोस्तों? सबसे कम गलनांक सोडियम का है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि क्या दोस्तों कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है, कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों, तो घोल का pH मान होगा।
तो दोस्तों घोल का पीएच मान होगा। दोस्तों अगर कोई नीला लिटमस को लाल करता है तो वह अम्ल अम्ल होता है। कौन करता है दोस्तों? अम्ल करता है। लेकिन कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह भस्म करता है। कौन करता है दोस्तों? भस्म करता है। और भस्म 7 से अधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7 से अधिक। तो इसमें 7 से अधिक कितना है दोस्तों? 7 से अधिक 10। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 होता है। ठीक है ना। और अम्ल रहता है ना दोस्तों तो 7 से कम हो जाता है। अगर नीला से लाल करता तो वह अम्ल होता है, और अम्ल होता है तो 7 से कम हो जाता है। लेकिन यहाँ भस्म लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है ना, तो भस्म कहलाएगा। और भस्म होता है 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। दोस्तों चलिए इससे आधारित और क्वेश्चन करते हैं कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और भस्म का पीएच मान दोस्तों 7 से अधिक होता है। ठीक है ना। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 29वां नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है। दोस्तों प्राकृतिक सूचक के बारे में पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना। दोस्तों सूचक कहने का मतलब क्या होता है? मापने की यंत्र को ही सूचक कहा जाता है। ठीक है ना। हल्दी जो है ना दोस्तों, हल्दी जो है वह क्या है? तो प्राकृतिक सूचक है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 30 नंबर सवाल कह रहा है कि पेंटेन के कितने संरचना समयावी संभव है। दोस्तों पेंटेन के पूछा है कि कितने संरचना समयावी संभव है। ठीक है ना। तो चलिए इसी को हल करते हैं दोस्तों। दोस्तों पेंटेन के C5H12 सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है ना। C5 एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है ना दोस्तों। एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यानी 5वां नंबर पे आता है। ठीक है ना। अब 5वां नंबर पे आता है तो पूछा है क्या दोस्तों कि कितने समयावी संभव है। तो लगभग 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। कितने दोस्तों? 3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे में एक में लिए हैं दोस्तों कितना कितना कार्बन लिए हैं दोस्तों। तो कार्बन की संख्या लिए हैं C5, यानी 1 2 3 4 5, 5 को कार्बन की संख्या लिए दोस्तों। ठीक है ना। और सब में आबंध बनाए। ठीक है ना। और उसमें हाइड्रोजन दे दिए तो पूरता है दोस्तों H12 पूरता है और C5 पूर जाता है। ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये हुआ लिखने का। ठीक है ना। और दूसरी तरीका का बात किया जाए तो दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों कि C5 इसमें भी है दोस्तों, लेकिन एक आबंध नीचे बना हुआ है, और सभी को जोड़ते हैं फिर से तो यह भी पूर जाता है। कितना दोस्तों? C5H12 पूर जाता है, और एक साइड में यहाँ पर बना हुआ है। आप लोग इस चीज को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 31वां नंबर सवाल कह रहा है कि शरीर के पीएच मान कितने पारस के बीच कार्य करता है। दोस्तों यह सवाल बहुत ही अहमियत रखता है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोले तो VVI कॉन्सेप्ट वाला यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। हालांकि सारा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में टकराने वाला है, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम के एंगल से कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा शरीर का पीएच कितने पारस के बीच में होता है। तो दोस्तों 7.0 से लेकर और 7.8 के बीच में होता है। ठीक है ना। इसी के बीच में कार्य करता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। दोस्तों यह सवाल हम बार बार आप सभी को बताए हैं कि सबसे कठोर पदार्थ जो होते हैं वह कौन होते हैं। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है दोस्तों। कौन होता है दोस्तों? हीरा होता है। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है दोस्तों? 2.42 होता है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है। किसका होता है दोस्तों? हवा का होता है। दोस्तों यहाँ पे उल्टा होता है, विपरीत होता है, यानी कि जिसका दोस्तों चाल, जिसका प्रकाश की चाल ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जिसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है ना दोस्तों, वह उसका सबसे कम क्या होता है दोस्तों? तो सबसे कम प्रकाश की चाल होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 33वां नंबर सवाल का रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नामकरण है या फिर नाम है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। कौन अम्ल है दोस्तों? एथेनोइक अम्ल, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों अपना 34वां नंबर सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में
कौन सा दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? तो बाईं से दाईं ओर जाने पे घटता है, क्या होता है दोस्तों? घटता है। लेकिन दाईं से बाईं ओर जाने पे दोस्तों बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। दाईं से अगर बाईं ओर गए तो बढ़ता है, अगर बाईं से दाईं ओर गए तो घटता है। ठीक है ना? इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 35वां नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं दोस्तों। 35वां नंबर सवाल कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों पूछा गया है कि श्वसन जो है वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों हमने अभी भी बताया था थोड़ा देर पहले कि हम लोग सांस लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? सांस लेते हैं। आप लोग नाक के पास हाथ रखिए और सांस लीजिए लंबा और छोड़िए तो पता चलेगा कि गर्म हवा निकल रही है, यानी कि उष्मा छेपी हो रही है। क्या हो रही है? उष्मा निकल रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? उष्मा का छेप कर रहे हैं, यानी कि उष्मा छेपी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों? उष्मा का श्वसन करना उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है ना? डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 36वां नंबर सवाल कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? हमने बार बार बताया था दोस्तों इस चीज को कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और यह उदासीन होता है। कैसा होता है दोस्तों? उदासीन होता है। स्वाद में न खट्टा होता है, न मीठा होता है, न कड़वा होता है, न तीखा होता है। ठीक है ना दोस्तों? यह स्वाद में कैसा होता है? तो उदासीन होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 37वां नंबर सवाल है दोस्तों अपना कि चीनी का रासायनिक सूत्र। दोस्तों बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें इसलिए हम इस डाउट को क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। कितना होता है दोस्तों? C12H22O11। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि C6H12O6 लगा के चले आते हैं। C6H12O6 जा करके लगाकर चले आते हैं, जो कि यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है ना? यह गलत हो जाएगा बच्चों। आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख करके और आंसर दे कर आइएगा। ठीक है ना? चीनी का पूछे तो C12H22O11 होता है। अगर ग्लूकोज का पूछ दे तो C6H12O6 होता है। ठीक है ना? इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? बहुत ही मस्ट प्रीवियस प्रश्न है दोस्तों कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। कौन है दोस्तों? ब्रोमीन जो है वह कमरे के ताप पर रहने वाली अधातु है। ठीक है ना? और अधातु या ब्रोमीन का संकेत Br होता है। क्या होता है दोस्तों? Br होता है। नाइट्रोजन का संकेत होता है N, और पारा का संकेत Hg होता है। ठीक है ना? और तांबा का संकेत होता है दोस्तों Cu, यानी कॉपर होता है। ठीक है ना? कॉपर को ही तांबा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 39 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि एकवा रजिया। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है एग्जाम के एंगल से। पूछा गया है कि एकवा रजिया मिश्रण में HCl और N क्या दोस्तों HNO3 का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यह पूछा है। एक बार रजिया किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक बार रजिया की चर्चा करें तो एक बार रजिया जो है वह अम्लराज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अम्लराज को कहा जाता है दोस्तों। और HCl में तीन क्या बोलते हैं, एक बार रजिया का मिश्रण होता है दोस्तों। अम्लराज में 3 होते हैं। ठीक है ना? और HNO3 में भी कितने होते हैं दोस्तों? तो HNO3 यानी 1 होते हैं। ठीक है ना? और इसका दोस्तों अनुपात की बात की जाए तो 3:1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 3:1 होती है। ठीक है ना? और HNO3 को पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। और HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संख्या 3 होती है एक बार अजिया में। ठीक है ना दोस्तों? और यानी अम्लराज का जब अभिक्रिया कराया जाता है, मिलाया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संख्या 3 होती है और नाइट्रिक अम्ल की संख्या 1 होती है। ठीक है ना? और यही जब एक बार यानी कि सोना जो होता है ना दोस्तों, सोना कभी कभी देखते होंगे दोस्तों कि उस पे गंदा बैठ जाता है। ठीक है ना? तो एक बार रजिया चढ़ाया जाता है, यानी गलाया जाता है। ठीक है ना? अम्लराज में क्या किया जाता है दोस्तों? तो गलाया जाता है। जब एक बार रजिया से दोस्तों अभिक्रिया कराया जाता है तो
तीन होते हैं ना दोस्तों, तीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और नाइट्रिक अम्ल के एक होते हैं, और दोनों मिला करके तीन अनुपात एक होते हैं। तब क्या होता है दोस्तों, अगर उससे धो दिया जाता है ना, उसको क्या किया जाता है, सोना को डाल दिया जाता है, तो फिर से चमचमाता हुआ नजर आने लगता है, एक बार रजिया के कारण ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 40 नंबर सवाल है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी है। यह मस्ट बी प्रश्न है एग्जाम के एंगल से दोस्तों, कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी है। तो आपको बता दें दोस्तों कि गंधक की परमाणु संख्या जो है वह 16 है। कितनी है दोस्तों, 16 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अपना अगला सवाल है क्या, कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ईंधन के रूप में इस्तेमाल कौन सा यौगिक किया जाता है, तो दोस्तों इथेनॉल। इथेनॉल जो है ना वह ईंधन के रूप में कार्य किया जाता है। दोस्तों आने वाला समय में इथेनॉल पे ही, पेट्रोल के जगह पे दोस्तों एथेनॉल पे ही क्या किया जाएगा दोस्तों, तो गाड़ी चलाया जाएगा, ठीक है ना, आने वाला समय में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है जो है क्या है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। इसका सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2। क्या होता है दोस्तों, CaSO4 इंटू हाफ H2, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 43 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दोस्तों अगला सवाल अपना कह रहा है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ दोस्तों, जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो कौन सा गैस उत्सर्जित होती है। दोस्तों जब अब बता दें आपको कि धातु जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, हाइड्रोजन अभिक्रिया करती है दोस्तों। जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वह उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों, कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। दोस्तों मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम पूछा गया है दोस्तों, तो आपको बता दें कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल भी होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मेथनोइक अम्ल को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। अगला सवाल क्या आ रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्व की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों प्रथम आवर्त में होते हैं, तो दूसरा में कितना होता है दोस्तों, दूसरा में 8 होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल क्या है कि हीलियम कैसा तत्व है। दोस्तों हीलियम अकीरीय तत्व है। कौन तत्व है दोस्तों, अकीरीय तत्व है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर सवाल क्या रहा है कि जस्ता का अयस्क है, ठीक है ना। जस्ता का अयस्क क्या कौन है दोस्तों, तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है। जैसे में बॉक्साइड का अयस्क कौन था दोस्तों, तो लोहा था। उसी प्रकार से दोस्तों जस्ता का अयस्क कौन है, तो Zn है, यानी जिंक ब्लेड है। जस्ता को ही Zn कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका अयस्क कौन है दोस्तों, तो जिंक ब्लेड है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है अपना, कि फ्लोरीन, क्या दोस्तों, फ्लोरीन का अपरूप है, यानी कि फ्लोरीन के अपरूप के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो उसको चलिए हम लोग समझते हैं दोस्तों। फ्लोरीन का अपरूप कौन है, तो दोस्तों फ्लोरीन का अपरूप कार्बन है। कौन है दोस्तों, कार्बन है। और कार्बन अपरूप है जैसे दोस्तों कोयला, हीरा, क्या दोस्तों, फ्लोरीन, ठीक। ये सभी क्या है दोस्तों, तो कार्बन का ही अपरूप है। फ्लोरीन का आकार दोस्तों फुटबॉल की तरह होता है। कैसा होता है दोस्तों, फुटबॉल की तरह होता है। आपसे पूछ दिया जाए कि फ्लोरीन का आकार जो होता है वह कैसा होता है, तो फुटबॉल की तरह होता है। और इसका अपरूप कौन कौन है दोस्तों, तो कोयला, हीरा, फ्लोरीन, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला नंबर सवाल है दोस्तों, कि एल्काइन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र होता है। दोस्तों हमने बताया था कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन, यानी कि सटाके, हटाके, घटाके। तो पूछा गया है एल्कीन या फिर एल्काइन, तो एल्काइन पूछा गया है। तो क्या नंबर पे है ये देखेंगे, तो पहला है एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, यानी सबसे लास्ट वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या बोला था सबसे लास्ट वाला में, पहला वाला में बोला सटा के, दूसरा वाला में हटा के, तीसरा वाला में
घटा के, ठीक है ना, यानी कि 2 घटा देना है, तो CnH2n -2, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों पूछा गया है क्या कि 1 m, ठीक है ना दोस्तों, पिकोमीटर बराबर होता है, कितना होता है दोस्तों, तो 10 के पावर में कितना होता है, 10 के पावर में माइनस 10 के पावर में 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेंचुरी सेंचुरी तो नहीं हुआ है, हाफ सेंचुरी जरूर हो चुका है दोस्तों, यानी 50 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में बने रहे, क्योंकि वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अगर असली फल लेना चाहते हैं दोस्तों, एग्जाम का फल असली लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे फल तैयार किया जा रहा है, सींचा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग लेकर जा सकते हैं। और एग्जाम में दोस्तों एक ऐसा ब्रह्मास्त्र यह साबित होगा ना दोस्तों, कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह सभी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया तो कितना फायदा हुआ। ठीक है ना दोस्तों, अपना सवाल है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। दोस्तों हम लोगों ने बताया था कि ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन। ठीक है ना, और उपचयन या फिर ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण को मिला करके दोस्तों रिडॉक्स बनता है, बताया था ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 52 नंबर सवाल कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। क्या होता है दोस्तों, H2SO4 होता है। किसका सूत्र होता है, तो रासायनिक अम्ल का। अगर दोस्तों H2SO3 का बात किया जाए तो यह सल्फ्यूरस अम्ल हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों, सल्फ्यूरस अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन पूछा गया यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो H2SO4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है क्या नंबर है दोस्तों, 53 नंबर सवाल कह रहा है कि NaOH है। दोस्तों NaOH क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो NaOH क्या है दोस्तों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो क्षार है। क्या है दोस्तों, क्षार है। अगर पूछ दिया जाए दोस्तों कि NaCl क्या है दोस्तों, तो NaCl क्या है, तो लवण है। दोस्तों आपको बता दें, जिसके लास्ट में दोस्तों OH लगा हो, क्या लगा हो दोस्तों, OH लगा हो, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, लवण कहलाता है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिसके लास्ट में दोस्तों OH लगा हो वह क्या कहलाता है, तो वह लवण कहलाता है। ठीक है ना, और KOH रहे ना दोस्तों, तो वह क्षार कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। सॉरी दोस्तों, अगर आ, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हुआ है। क्या दोस्तों, हाँ दोस्तों, मिस्टेक यही हुआ है कि किसी के लास्ट में अगर ओएस लगा हुआ हो तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। लेकिन जिसके लास्ट में दोस्तों के ओ एच हो, ओ एच रहेगा तो क्षार कहलाएगा। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों NaCl, इसके लास्ट में Cl लगा हुआ है, तो यह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा दोस्तों। नहीं नहीं, इसके अंत में OH तो नहीं है, क्या है, Cl है, तो यह क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। इसके लास्ट में दोस्तों OH है, तो यह क्षार कहलाएगा। ठीक है ना, डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 54 नंबर सवाल क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों अभी अभी हमने बताया था थोड़ा देर पहले कि इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं दोस्तों, विद्युत संयोजी। बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को फास्ट करते हैं दोस्तों। क्या है सवाल दोस्तों कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है। दोस्तों पूछा गया है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो OH होता है। क्या होता है दोस्तों, OH होता है। अच्छा, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है क्या कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है दोस्तों, 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण की बात किया जाए दोस्तों तो वह 22 कैरेट का होता है, और 18 कैरेट का शुद्ध आभूषण होता है। ठीक है ना, अगर सोने की शुद्धता दोस्तों, अगर सोने की शुद्धता के चिन्ह को अगर पहचानना है ना दोस्तों, तो सोने की शुद्धता को कैसे पहचानेंगे, तो उस पे हॉल मार्क रहता है दोस्तों। क्या रहता है, हॉल मार्क रहता है। उससे आप पहचान सकते हैं कि सोना शुद्ध है या फिर असली है या फिर डुप्लीकेट है। ठीक है ना, अगर सोने
शुद्ध सोना का बात किया जाए तो 24 कैरेट का होता है, और आभूषण की बात किया जाए तो 18 और 22 कैरेट का होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सोना को पहचानना है तो हॉलमार्क देख लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो ठगे जाइएगा। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है कि क्लोरीन परमाणु के क्या दोस्तों 72 कोष में या फिर 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। दोस्तों अगर आपको पूछ दिया गया है यहाँ पर कि 72 कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कक्षा में दोस्तों अगर क्लोरीन का पूछ दिया जाए तो 7 कितना 17 होता है। क्लोरीन Cl 17 होता है। ठीक है ना। अगर इसका बात किया जाए कि 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो दोस्तों पहला प्रथम कक्षा में 2 होता है, दूसरा कक्षा में 8 होता है। तो 8 है तो 10 हो गया, बच गया कितना? 7। कितना बचा दोस्तों? 7 बच गया। यानी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 7, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली क्या है दोस्तों पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों जिंक का पतली परत चढ़ाने से दोस्तों लोहा या फिर इस्पात में जंग लगने से सुरक्षित रख देता है। ठीक है ना। अगर उसको भी अगर हम फेंक दे दोस्तों लोहा में लोहा को अगर फेंक दे तो 2-3 दिन बाद जंग लग सकता है वायु से अभिक्रिया करके। ठीक है ना। लेकिन बचाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा किसका इस्पात चढ़ाया जाता है दोस्तों, तो उस पर ना दोस्तों जिंक जिंक जो होता है ना उसकी पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे जंग नहीं लगता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा है? 59 नंबर सवाल है दोस्तों कि CnH2n निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों CnH2n यानी कि इसमें हटा दिया गया सटा हटा घटा, यानी कि बीच वाला है ना। एल्केन एल्किन इनका एल्किन है दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्किन। ठीक है ना। इस चीज को तो आप लोग ध्यान से देख ही लीजिएगा दोस्तों, हमने ट्रिक से बता दिया है इसको। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्न में से कौन से क्या दोस्तों निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। दोस्तों फ्लोरीन जो है ना दोस्तों वह सबसे ज्यादा क्रियाशील हैलोजन है। ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों 61 नंबर की निम्न में से कौन सा एरोमेंट क्या है दोस्तों एरोमेंटिक हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों C6H6 जो है ना दोस्तों वह एरोमेंटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है दोस्तों 62 नंबर निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया की बात किया जा रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Fe+ CuSO4, यानी कि पहले अलग अलग था। ठीक है ना दोस्तों। क्या था दोस्तों? पहले अलग अलग था। तो चलिए Fe को मानते हैं ए, और प्लस है तो प्लस, Cu को बी मानते हैं, और SO4 को क्या मानते हैं दोस्तों? सी मानते हैं। दोस्तों ए और सी, ए बी सी है ना दोस्तों, ए क्या करता है दोस्तों सी के साथ उड़ जाता है। किसके साथ उड़ता है? सी के साथ। और बी को क्या करता है? विस्थापित यानी अलग कर देता है। तो AC+B से मिलकर के क्या बन गया दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया बन गया। ठीक है ना। बी को विस्थापित कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। 63 नंबर सवाल क्या आ रहा है दोस्तों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों बहुत देर से इस सवाल का इंतजार था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों मेथनोइक अम्ल जो होता है ना वह चींटी के डंक में पाया जाता है। किसके डंक में दोस्तों? चींटी के डंक में पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 64 नंबर दोस्तों कि निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों SO4 के कारण। किसके कारण दोस्तों? SO4 के सल्फर डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों क्या होता है दोस्तों? अम्ल वर्षा होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 65 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों जिप्सम को गर्म करने पे 100 डिग्री सेल्सियस हो या फिर कुछ भी दोस्तों जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या करता है दोस्तों? जिप्सम जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस उससे क्या होता है दोस्तों? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है ना। गर्म करने में प्राप्त होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 66 नंबर सवाल क्या है दोस्तों लोहा को जिंक से लेपित करने की
क्रिया को कहा जाता है? दोस्तों, लोहा को किससे लेपित करना है दोस्तों? तो लोहा को लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है 67 नंबर सवाल कह रहा है कि क्लोरोमीथेन क्या है दोस्तों? क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो दोस्तों C3HCl। CH3Cl क्या हो दोस्तों? CH3Cl जो होता है वह क्लोरीन मीथेन का सूत्र होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा है दोस्तों? 68 नंबर की हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं। दोस्तों, आबंध, एकल बंधन, आबंध। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है दोस्तों? दो गो हाइड्रोजन लिए, क्योंकि यहाँ बोला गया हाइड्रोजन के दो परमाणु। कितना परमाणु दोस्तों? हाइड्रोजन के दो परमाणु, यानी कि एच दो गो होगा। H2 कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? H2 यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो H दो गो है तो दो गो लिए। और दोस्तों, इसके बीच में एगो आबंध है, एगो दो गो आबंध बनता है कि एगो? तो एगो आबंध बनता है। कितना आबंध बनता है दोस्तों? एगो आबंध बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एक आबंध। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, 68 नंबर के बाद दोस्तों 69 नंबर के आसपास आते हैं दोस्तों। 69 नंबर सवाल कह रहा है कि सिलिकॉन है। दोस्तों, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक क्या है दोस्तों? उपधातु है। कौन दोस्तों? क्या है? तो उपधातु है। वह पीतल, दोस्तों पीतल होता है ना, उसका मिश्र धातु होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70 नंबर सवाल की तरफ आगे हैं दोस्तों। 70 नंबर सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा गया दोस्तों। तो वर्गों की संख्या जो होती है वह 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों? आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो वर्ग की संख्या होती है 18। ठीक है ना? इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, 71 नंबर सवाल क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो दोस्तों, भूरा रंग का होता है। कैसा रंग का होता है दोस्तों? भूरा रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। ठीक है ना? भूरा रंग का। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 72 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों, हमने बताया था कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा है? 73 नंबर दोस्तों कि धोबियों क्या है दोस्तों? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है उसको धोबिया सोडा कहा जाता है और उसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो Na2CO3 10H2O होता है। कितना होता है दोस्तों? Na2CO3 10H2O होता है। किसका? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ये इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें भी मोटिवेशन फील हो और आगे बढ़ाए वीडियो को आप लोग, तो हम इसमें और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक करके एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ज्यादा नहीं दोस्तों तो अपने स्टेटस पे ही वीडियो को लगा दे। ठीक है ना दोस्तों? लिंक को दोस्तों कॉपी करके आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 74 नंबर सवाल क्या रहा है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, घड़ को जो सफेदी के लिए जो चूना का उपयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का दी होल ट्वाइस। क्या होता है दोस्तों? CaOH का दी होल ट्वाइस होता है। ठीक है ना? दोस्तों, CaOH का दी होल ट्वाइस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो घर के सफेदी के लिए किया जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 75 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक है? कौन है दोस्तों? तो सुचालक की बात किया जा रहा है तो सुचालक जो है दोस्तों वह चांदी है, Ag। ठीक है ना? Ag है वह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल है कि कौन सा अधातु क्या दोस्तों? अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में
है, द्रव अवस्था में हो जाता है दोस्तों। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है? तो ब्रोमीन जो है ना दोस्तों, वह कमरे के ताप पर ना कैसा हो जाता है दोस्तों? तो द्रव अवस्था में हो जाता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों अपना कि 77 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, पारे का अयस्क है दोस्तों। पूछा गया है कि पारे का अयस्क है दोस्तों। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है। ठीक है ना, किसका अयस्क होता है दोस्तों? लोहा का अयस्क होता है। लेकिन सीने बार का बात किया जाए दोस्तों, तो सीने बार जो होता है वह पारे का अयस्क होता है। किसका होता है दोस्तों? पारे का अयस्क होता है। और बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। लेकिन यहाँ पर पारे का अयस्क के बारे में पूछा गया, तो पारे का अयस्क दोस्तों होता है दोस्तों, वह सीने बार होता है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है 78 नंबर की, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। दोस्तों कार्बन जो है वह हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 79 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपरूप है? दोस्तों हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, और फुलेरीन कार्बन का अपरूप है। यानी कि इनमें से सभी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा अपना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों 80 नंबर की, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कहा गया है कि सल्फर की संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 80 नंबर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड क्या है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। ये बात आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि जल में घुलनशील घुलनशील भस्म कहलाता है। दोस्तों जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं वह क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्षार कहलाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 83 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेलों में डुबोकर रखते हैं? दोस्तों एक ऐसा भी धातु है ना दोस्तों, उसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, नहीं तो वह क्या हो जाएगा? तो ब्लास्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, सोडियम जो होता है दोस्तों, Na जो होता है, Na सोडियम, उसको क्या किया जाता है? तो किरोसिन तेल में डुबो कर रख दिया जाता है। ठीक है ना, अगर जैसे ही दोस्तों उसको बाहर निकालेंगे तो आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों? आग लग जाएगा। कैसे आग लगेगा? तो वह जैसे ही वायु की उपस्थिति में आएगा ना दोस्तों, तो वह क्या हो जाएगा? वो वायु से क्या कर लेगा दोस्तों? अभिक्रिया कर लेगा, और सोडियम जो है सो ब्लास्ट कर जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है ना, सोडियम को अगर हम लोग पानी में फेंकेंगे ना दोस्तों, तो जैसे बम फूटता है ना दोस्तों, उस तरीके से आवाज करने लगेगा और आग लग सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? दोस्तों कहा गया है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं? तो दोस्तों दो परमाणुओं के बीच में पूछा गया है कि कितने क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो आबंध पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने दो परमाणु लिए। ठीक है ना दोस्तों, परमाणु दो परमाणु लिए, और दोनों परमाणु में कितने दो परमाणु के बीच में कितने आबंध बने दोस्तों? तो दो को आबंध बने। कितने आबंध बने दोस्तों? दो को आबंध बने। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है ना दोस्तों, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? आप लोग फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं। O8 होता है। कितना होता है दोस्तों? O8 होता है। ठीक है ना, तो बता दें आपको दोस्तों कि प्रथम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? दो। और दूसरी कक्षा में 6 हो जाएगी। कितनी होगी दोस्तों? 6 हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या? दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का
अनवनीकरण सूत्र होता है CH3 है। इसमें दोस्तों 10 संयोजक आबंध बनते हैं। कितने बनते हैं दोस्तों? सह संयोजक आबंध 10 बनते हैं। अगर हम दोस्तों C3H8 लेते हैं, यानी कि 1 2 3, C कितना लिए? 3 लिए, और H कितना होगा दोस्तों? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो टोटल कितने बने दोस्तों? क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोपेन का अम्लीकरण सूत्र C3H8 है। तो इसमें कितने हुए दोस्तों? आबंध की संख्या, आबंध कितने हुए? आबंध किसके बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा दोस्तों? आबंधों की संख्या 8 हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 संयोजक आबंध होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदर्ग, क्या है दोस्तों? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? दोस्तों आवर्त सारणी के उदर्ग क्या दोस्तों? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। वर्ग की टोटल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 18 होती है। और क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? आवर्त की कितनी होती है? तो आवर्त की होती है 7, ठीक है ना। आवर्त की 7 होती है, और क्या बोलते हैं इसको? वर्ग को दोस्तों 18 होती है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? दोस्तों प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण दोस्तों प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संश्लेषण बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथिलीन, क्या है दोस्तों? एथिलीन, ठीक है, एथिलीन है। तो दोस्तों एथिलीन क्या है दोस्तों? ओफ्लिफिन, क्या है दोस्तों? ओलुफिन का दूसरा ही नाम है, ठीक है ना। ओलोफिन को ही क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से हाइड्रोजन सॉरी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? दोस्तों फ्लोरीन जो होता है ना, वह आसानी से ऑक्सीजन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग दोस्तों नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो फ्लोरीन नहीं करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। दोस्तों 91 नंबर सवाल कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड, क्या दोस्तों? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? एनोडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन कहते हैं दोस्तों? एनोडीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? दोस्तों नाइट्रोजन जो तत्व होता है ना, वह अल्कोहल में उपस्थित नहीं होता है। हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्गों के सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों नहीं नहीं दोस्तों, पूछा गया कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, कौन है दोस्तों? तो क्षारीय धातु होते हैं ना, वह प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 94 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि एल्केन और क्या दोस्तों? एल्केन आणविक सूत्र होता है दोस्तों, एल्केन का आणविक सूत्र क्या होता है, यही पूछा है। नहीं दोस्तों, पूछा गया है कि एल्केन का आणविक सूत्र दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? C2H6 है। तो इससे सहसंयोजक बंधन कितना होगा दोस्तों? तो 2 कार्बन की संख्या तो दिया हुआ है, ठीक है ना। कार्बन की संख्या 2 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी 7, 7 कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन की संख्या 7 हो जाएगा, लेकिन आबंध पूछा गया है, तो एक आबंध ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि 7 गो आबंध बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं दोस्तों? 7 गो आबंध बन रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 95 नंबर सवाल क्या है दोस्तों? बस हम लोग सेंचुरी पार करने वाले ही हैं दोस्तों। सेंचुरी को छूने से पहले दोस्तों आप फटाफट से वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर दे जरूर, ठीक है ना। आगे दोस्तों देखते हैं। 95 नंबर सवाल कह रहा है कि आयोडीन को निम्न में से किस द्रव में घोलने से दोस्तों क्या बनता है? तो टिंचर आयोडीन बनता है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म में अगर घोलेंगे ना दोस्तों, तो क्या बनाएगा? तो टिंचर आयोडीन बनाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
96 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया था कि वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है, किसमें, तो आवर्त सारणी में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है 97 नंबर, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों हमें बताया था कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र और चीनी का रासायनिक सूत्र में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं दोस्तों, लेकिन आपको फंसना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर दे के आना है। तो इसका राइट आंसर होगा C6H12O6 हो जाएगा, किसका, तो ग्लूकोज का, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ जाता चीनी का दोस्तों, तो चीनी का हम लोग बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 98 नंबर सवाल है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। दोस्तों पूछा गया कि अम्लीय वर्षा यानी कि अम्ल, पहले क्या बोल रहा है दोस्तों, अम्ल, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 से कम होता है, इसका मतलब यह बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से कम अम्लीय वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 99 नंबर की अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। दोस्तों अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, कैसा होता है दोस्तों, अम्लीय होती है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब लोग हम लोग सेंचुरी पूरा करते हैं, कितना दोस्तों, सेंचुरी पूरा करते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक होते हैं। दोस्तों आयोडीन युक्त होते हैं दोस्तों NaCl+, ClO ये लगा हुआ है दोस्तों, या फिर NaCl+ के एल है, ठीक है ना। तो क्या होगा दोस्तों, यह दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, आयोडीन युक्त नमक, यह दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेंचुरी यहाँ पर पूरा हो चुका है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 101 नंबर सवाल कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं, तो वह धातु करते हैं दोस्तों, कौन क्या बनाते हैं दोस्तों, तो धातु बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 102 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है, कौन है दोस्तों, तो सी और ओ जो है ना दोस्तों, वह क्रियाशील मूलक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 103 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरल यौगिक होता है। तो दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरल यौगिक होता है। तो दोस्तों ब्यूटेन जो होता है ना, वह ब्यूटेन जो होता है दोस्तों, नहीं दोस्तों, मिथेन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, पूछा गया दोस्तों कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरल यौगिक बनाता है। दोस्तों मीथेन जो होता है वह सबसे सरल यौगिक बनाता है, ठीक है ना। मेथेन मेथेन नहीं दोस्तों, यहाँ इसका राइट आंसर होगा बी, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। मेथेन की बात किया जाए दोस्तों, तो मेथेन में कितने आबंध होते हैं दोस्तों, तो मेथेन में 4 आबंध होते हैं, कितने आबंध होते हैं, 4 आबंध होते हैं। और कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 104 नंबर सवाल कह रहा है कि कैल्शियम कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जो होते हैं ना, वह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं दोस्तों, तो एथाइल देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, एथाइल, डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो आशा करते हैं कि इस बार भी यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होगा दोस्तों, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट अर्ध क्या है दोस्तों, अर्ध हाइड्रेट होता है, क्या होता है दोस्तों, अर्ध हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बस प्रश्न खत्म हुए होने वाले हैं दोस्तों। सारे हम लोगों ने आज केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट, सारा कंटेंट जो होते हैं ना दोस्तों, उसको धुआं धुआं उड़ा दिए हैं दोस्तों। चलिए 106 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। दोस्तों विजातीय यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो संगमरमर जो होता है दोस्तों विजातीय नहीं है, खड़िया जो है विजातीय नहीं है, लेकिन चूना पत्थर भी विजातीय नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दोस्तों, वह विजातीय यौगिक है। कैसा यौगिक है दोस्तों, विजातीय यौगिक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। 107 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है ना, वह विद्युत का सुचालक है। दोस्तों यह अपवाद में है, ग्रेफाइट जो है दोस्तों, वह विद्युत का क्या है दोस्तों, विद्युत का दोस्तों सुचालक है, क्या दोस्तों, सुचालक है, कौन, तो ग्रेफाइट, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों आगे सवाल है 108 नंबर की, निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होता है? तो दोस्तों NO2, किसको दोस्तों? NO2 इंटू O2 को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है दोस्तों? तो उत्पाद लेड क्या बनाता है दोस्तों? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 इंटू O2 बनाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि जिंक ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों जिंक ब्लेड की बात किया गया है, तो जस्ता बोले या फिर जिंक ब्लेड बोले या फिर ZN बोले, बात एक ही है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ZN, जिंक ब्लेड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 110 नंबर की, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दोस्तों पूछा गया है कि इन सभी में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों C2H4 जो है ना दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 111 नंबर सवाल है दोस्तों कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो C6 होती है। कितनी होती है दोस्तों? C6, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत लॉलीपॉप वाला सवाल है दोस्तों, इन सभी सवालों को आप लोग चुटकियों में हल करके आने वाले हैं दोस्तों। 112 नंबर सवाल कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या पूछा गया दोस्तों कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों हम सभी को पता है कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 113 नंबर सवाल कह रहा है कि लौंग तेल की प्रकार का सूचक है। दोस्तों लौंग तेल जो होता है ना, वह किस प्रकार की सूचक है? तो गंधीय सूचक है। कौन सूचक है दोस्तों? गंधीय सूचक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जब दोस्तों हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं दोस्तों, तो हमारे पेट में पहले से क्या मौजूद होता है दोस्तों? तो हमारे पेट में दोस्तों अम्ल मौजूद होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है दोस्तों? उटपटांग गैस बनने लगता है दोस्तों, उटपटांग ढेकार आने लगता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? एंटासिड का गोली खाते हैं या फिर इनो पीते हैं, ठीक है ना। क्षार खाते हैं, ठीक है ना, क्षार पीते हैं। तो दोस्तों अम्ल और क्षार मिलकर के आपस में क्या बनाता है दोस्तों? निष्क्रिय कर देता है, यानी कि लवण बना देता है। क्या बनाता है दोस्तों? लवण बनाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लवण। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 115 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों सोडियम एक ऐसा तत्व है ना, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है ना। Na11, ठीक है ना, Na11 सोडियम। यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। दोस्तों सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोल्डर कहते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न अपना बच गया है दोस्तों। 117 नंबर सवाल कह रहा है कि डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है दोस्तों? तो दोस्तों डलडा में जो उपस्थित वसा होता है ना, वसा अम्ल, और वह जो होता है संतृप्त प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है? संतृप्त प्रकृति का होता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको हम जितना क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, उन सभी में से लगभग क्वेश्चन आप सभी को माइंड में फिट हो गया होगा दोस्तों। इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है दोस्तों, उसको हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि दोस्तों आप लोगों की तैयारी किस लेवल से चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे किस पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसकी इच्छा, जिसकी इच्छा दोस्तों जो सब्जेक्ट का हो, जो सब्जेक्ट में आप कमजोर लग रहे हैं दोस्तों, उसकी चैप्टर बताए हम तैयारी करवा देंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप क्लास 10th की तैयारी बहुत मेहनत और लगन से कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत अंतिम पड़ाव आ चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।